Dear friends, welcome back to our series of Decoding Income Tax Act 2025 and I am CA Manjit Anjana, your host for the same. दोस्तों आज का जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 16 इनकम फ्रॉम सैलरी। आपने हमारा जो सेक्शन नंबर 15 वाली जो वीडियो है वो भी आपने देखी होगी, वहां पर भी मैं बोल रहा हूँ कि सैलरी सैलरी सैलरी। तो दोस्तों आप समझो कि उस टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी अमाउंट या पैसा आप रिसीव कर रहे हो उसको आप सैलरी में रिपोर्ट करोगे अगर वो आपके एम्प्लॉयर से आपके पास आ रहा है। यहाँ पर अब बात आती है कि वो किस किस फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि आ तो पैसा ही रहा है और उसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। वेजेस हो गया, आपका सैलरी हो गया, आपकी ग्रेचुइटी होगी, आपका पेंशन फंड हो गया, या सैलरी आपको कोई ऐसा पैसा मिला है जो उस जॉब की वजह से मिला है जिसको आप सैलरी नहीं बोल रहे हो। आप बोलो नहीं है तो जी मैंने कोई काम किया था, उस काम से मुझे कुछ प्रॉफिट मिला है। तो वो जो प्रॉफिट मिला है लेकिन मिला तो उसी एम्प्लॉयर से है और उसी जॉब की वजह से ही है, तो ये भी आपका सैलरी का ही पार्ट बनेगा। तो ध्यान रखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे नेम्स हैं जिनको आप बोलते हो, वो जो आपको जिसको आपको सैलरी कंसीडर करना है। जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें ऐसी भी आती है जो हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो मैंने रिसीव नहीं किया लेकिन फिर भी इस पे टैक्स लग जाता है। इसके लिए आपको ध्यान होगा, हमारी एक वीडियो जो हमने बनाई थी सेक्शन नंबर 7 के लिए, डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम मैं दोबारा एक बार आपको बताता हूँ, ऐसी इनकम जो अर्न नहीं हुई है पर फिर भी आपको उस पर टैक्स देना है। उस डीम्ड इनकम से रिलेटेड भी अगर कोई आपका कुछ भी ऐसा पैसा है जिस पर टैक्स लगना है तो वो भी सैलरी में होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक आपका पीएफ हो गया। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके पीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है और वो कंट्रीब्यूशन जो एग्जेम्प्ट लिमिट है 12% उससे ज़्यादा करता है, या उस पर जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होने वाला 9.5% उससे ज़्यादा रिसीव होता है, तो ये भी वो पैसा है जो आपको जिस पर टैक्स देना पड़ेगा और इस जो शेयर है इसको भी आपको अपने सैलरी इनकम में ही रिपोर्ट करके चलना पड़ेगा। सेम वेज अगर आपने कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन है, पहले आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में थे, फिर रिकॉग्नाइज में आ गए और उस अनरिकॉग्नाइज्ड में कंट्रीब्यूशन जो था वो आपका 12% से ज्यादा था, तो सेम वेज जब आप इसको रिकॉग्नाइज्ड में ट्रांसफर करोगे तो ये भी आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। उसी तरीके से कोई भी आपका एम्प्लॉयर है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या कोई भी अदर एम्प्लॉयर, वो आपके पेंशन फंड में अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो ये पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। ये भी आपको अपनी सैलरी इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसी इसके साथ साथ एक स्पेशल पॉइंट है जो कि हमारे अग्निवीरों के लिए है। दोस्तों अग्निवीर कॉर्पस फंड में, जो कि अग्निवीर स्कीम में जो भी पर्सन है वो रजिस्टर करता है और काम करता है, जो एट द एंड उसको 4 साल बाद मिलने का जो प्रावधान है, तो अग्निवीर कॉर्पस फंड में हर साल जितना भी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट उसके कॉर्पस फंड में करेगी वो भी उसी साल में, जिस साल में कंट्रीब्यूशन हुआ है उसी साल की सैलरी इनकम में इंक्लूड होगा। आज के लिए दोस्तों हमारे सेक्शन नंबर 16 में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।